सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग भारत की मिट्टियाँ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उन कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो उससे रिलेटेड उसका हल हो पाए। तो ये जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी से है, भारत की मिट्टियाँ। तो देखा जाए पहला प्रश्न इससे है। हाँ, अगर वो हाल ही के जो एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम है उसमें देख रहे होंगे, आईसीआर के द्वारा भी वैकेंसी निकाला गया, उसमें भी मतलब आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो देखा जाए पहला प्रश्न, और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी आपको यह टॉपिक देखने को मिल ही जाएगा, एक से दो प्रश्न। तो देखा जाए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो ये आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि इसकी स्थापना कब और किन परिस्थितियों में किसके द्वारा की जाती है। तो अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हाल ही में देखा जाए तो यह जो है कृषि अनुसंधान है वो शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इसको स्थापना की बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसकी जो स्थापना है वो रॉयल कमीशन का जब कृषि रिपोर्ट आया था, कब 1960 ईस्वी में, उसी के अनुसरण करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। उसके बाद 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है इस सोसाइटी का, जिसके तहत इसको पंजीकृत किया गया। वही फिर इसके क्या हो जाता है, जो इसका जो कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो इसका पहले नाम होता है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हो सकता है प्रश्न आपसे यह भी पूछ दिया जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो पूर्ववर्ती संस्था है उसे किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय से ब्रिटिश राज में, जब समय ब्रिटिश राज कर रही थी भारत पर, तो उस समय जब इसकी स्थापना की जाती है तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जो इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वह न्यू दिल्ली है। अगर आप बोला जाता है कि अगर आप ग्रेजुएट या पीएचडी करना चाह रहे हो कृषि क्षेत्र में, तो आपको इन कॉलेजों के थ्रू जो इनके ब्रांच है उन्हीं से आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। तो देखा जाए इस प्रकार जो मिट्टियों का जो विभाजन किया गया आईसीआर के अनुसार, वो 8 प्रकार की मिट्टियों का विभाजन किया गया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो क्षेत्रीय रूप से क्षेत्रीय विस्तार है वो कृषि महत्व से जो छः ये 4 मिट्टियाँ हैं उनको लेकर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखा जाए तो यह ध्यान में रखिएगा 8 मिट्टियाँ, जिसमें जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा, काली मिट्टी, लाल या पीली लेटराइट मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, फिर लवणीय मिट्टी, इस तरह से टोटल 8 प्रकार की यह विभाजन किया आईसीआर के अनुसार। नेक्स्ट 2 में देखेंगे क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो ये कितने प्रमुख वर्ग हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न का करा क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को इस क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व दृष्टि से वह बांटा गया 4 प्रकार की। कितना प्रकार के, वो 4 प्रकार की मिट्टियाँ गई, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला जलोढ़ मिट्टी देखेंगे, उसके बाद काली मिट्टी भी देखेंगे, उसके बाद लाल एवं पीली लेटराइट पीली मिट्टी देखेंगे, फिर लेटराइट मिट्टी देखेंगे, फिर लवणीय मिट्टी देखेंगे, जिसमें से आपको उस क्षेत्रीय नाम है ऊसर रेह के नाम से भी वो लवणीय मिट्टी जाना जाएगा। तो उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा जो भारत में बृहद रूप में जो मिट्टियाँ पाई जाती है, भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में विस्तृत है, वो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न 3 में देखेंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन में है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चुनेदार। अभी हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से जो भारतीय मिट्टियाँ हैं उसे 4 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद लाल एवं पीली मृदा, उसके बाद लेटेराइट मृदा। तो उन सभी मृदाओं में जो जलोढ़ मिट्टी है उस जो भारत की अधिक उपजाऊ मृदा है, क्यों है, इसका निर्माण किस तरह से हुआ, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह मुख्यतः निक्षेपित मृदाएं होती है, यानी कि यह निक्षेपित करके अपर्दन करके निक्षेपित, यानी कि जो नदियों होती है, जो नदियां का बहाव होती है और सरिताओं होती है, उसी के अपर्दन के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो नदियां अपने साथ गाद और महीन महीन दाने लेकर आती है और लगातार जब वह चलते रहती है तो उसमें घर्षण होता है, घर्षण के कारण टूटता फूटता छोटे छोटे कण में हो जाता है। तो अर्थात वही नदियों और सरिताओं ने जो अपर्दित किया है उसी के द्वारा इस मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और सिंधु हो गया, ये जो 3 और उसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, निक्षेपों से बनी यह मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो यह सिर्फ उत्तरी मैदानों में नहीं, दक्षिणी भागों के आप डेल्टाई क्षेत्रों में भी देखेंगे, जिसमें गोदावरी आ गया, महानदी आ गया, कावेरी आ गया, कृष्णा आ गया, इन सभी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टियाँ देखने को मिलती है। इसलिए भारत के कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत के क्षेत्र में, 40%। और कभी कभी यह भी प्रश्न देखने को मिल जाता है कि उत्तरी मैदान में कौन सा मिट्टी ज़्यादातर होता है, ज़्यादा होता है, तो जलोढ़ मिट्टी होता है।
तो नेक्स्ट देखेंगे 4 में देखेंगे भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये सभी मिट्टियां हैं जो क्या है, क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि उपयोगिता की दृष्टि से, कृषि महत्व की दृष्टि से मिट्टियां हैं जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी की चर्चा हम लोग अभी किए कि जो जलोढ़ मिट्टी है निक्षेपित मृदाएं होती है। जो क्या होती है, निक्षेपित कहने का मतलब अलग किया हुआ होता है, वो टूट कर आया हुआ होता है, टूट फूट, जिन्हें नदियाँ और सरिताओं ने अपर्दित करके इस मिट्टी का निर्माण किया है। ये मृदा मुख्यतः हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और अन्य सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों, गाद, छोटे छोटे कण, महीन दानों, कंटिन्यू अगर आप एक बड़े पत्थर उतना किलोमीटर बताइए कि 2900 किलोमीटर तो ब्रह्मपुत्र हो गया, 2525 तो गंगा हो गया, अगर कंटिन्यू उतना चलता रहे तो छोटे छोटे कणे बारीक कणों में टूट जाती है। इस तरह से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है जो क्या है, भारत के सर्वोच्च, भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भागों में, लगभग 40% भागों में इसका विस्तार है। और उस 40 में से सबसे ज़्यादा उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है दक्षिणी भारत की तुलना में। हालांकि दक्षिणी भारत में भी है लेकिन उत्तरी भारत की तुलना में कम है। तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तार 40%। नेक्स्ट देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने देखा कि भारत का जो है क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि महत्व की दृष्टि से 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। उस 4 प्रकार में बांटा गया, जिसमें हम लोग देखें कि जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लाल एवं पीली मिट्टी है, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है, फिर लवणीय मिट्टी है। वो लवणीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, जिसमें आप देखेंगे कि लवणीय क्षारीय को ऊसर भी कहा जाएगा, रेह भी कहा जाएगा, रकार भी कहा जाएगा, कार्ल भी कहा जाएगा। ये अन्य नामों से भी, क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। कौन? लवणीय और क्षारीय मिट्टी। तो इस तरह से 4 भागों में उसे विभाजित किया गया है। तो उसे हम लोग देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल ड्राइमाइट। तो सबसे ज़्यादा भाग में तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। तो जलोढ़ तो ऑप्शन 2 में है। तो सबसे ज़्यादा भागों में जलोढ़ मिट्टी जो 40% भागों में पाया जाता है। उसके बाद है लाल और काली मिट्टी। देखिए जो काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः हुआ होता है, वह होता है ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उससे, उसके साथ में जब लावा आता है। जब लावा हम लोगों ने देखा था ना, चट्टान में भी हम लोग इसका अध्ययन किए थे, भूकंप में भी किए थे कि जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो अंदर से जो दुर्लभ मैग्मा जो आता है, द्रवित पदार्थ जो आता है, जब ऊपर आकर ठंडा हो जाता है भूपट्टी पर, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं, जो बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। और वही जो होता है, जो अंदर से दुर्गमित जो तरल पदार्थ होता है, वह क्रस्ट में, यानी कि क्रस्ट, मेंटल बोलिए, क्रस्ट नहीं, क्रस्ट तो ऊपर हो गया, जो क्रस्ट हो गया मेंटल में जो जम जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी का जो विभाजन किया गया वो 3 प्रकार से किया गया। ऊपर सियाल, वो सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, उसके बाद नीचे परत को सीमा कहते हैं और नीचे रीफे कहते हैं। तो सबसे ऊपरी भाग जो हो गया वह क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और नीफे हो गया। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। तो जो क्या होता है, कभी कभी जब भूपट्टी के नीचे वाला भाग में जब आ रहा होता लावा मैग्मा, तो वहाँ पर क्या होता है, भूपट्टी के नीचे वाले परत, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, मेंटल में वह जम जाता है, तब वह क्या होता है, उसे वो आग्नेय चट्टान का रूप धारण करता है। हालांकि वो जो जमता है वो धीरे धीरे होता है, जो ऊपरी भाग में आता है वो तीव्र गति से होता है। तो बात अलग है, उसकी हम लोग बारीकी से वहाँ पे अध्ययन किए थे। तो जो ऊपरी भाग में जो आकर जमता है वो बेसाल्ट चट्टान होता है, और उसी बेसाल्ट चट्टान से क्या होता है, इस काली मृदा का निर्माण होता है जो आप देख रहे हैं, काली मिट्टी। तो उसी से बना हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से, लावा के जमने से जो इस मिट्टी का निर्माण हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, जो बेसाल्टिक लावा के टूटने फूटने से होता है। और इस प्रकार का जो हम लोग, अगर आप देखेंगे कि जो ज्वालामुखी उद्गार का समय क्रिटेशियस युग में देखेंगे, तो सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार का समय जो होता है वह दक्कन ट्रैप होता है। यानी दक्कन ट्रैप का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से। जो दक्कन ट्रैप क्या है, यह है ये मालवा का पठार। अब ये मालवा का पठार क्या है, तो मालवा का पठार हम लोगों ने देखा था ना, जिसका अधिकांश भाग में कौन कौन आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है और महाराष्ट्र आ जाता है। ये मालवा का पठार का अधिकांश भाग, और भी भाग है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गए, ये सभी क्षेत्रों ही क्या आ जाते हैं, ये मालवा के पठार में आ जाते हैं। तो प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। तो आप जान लीजिए कि आपको ऑप्शन में रहेगा, कभी स्टेट दे देगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो सबसे ज़्यादा मुख्य भाग तो ज़्यादा महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा मालवा का पठार। तो वही दक्कन ट्रैप में ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्टिक चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और उसके बाद लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी क्या हो गई, ये लाल मिट्टी हो गई जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो कयांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से इसका निर्माण होता है। कौन? लाल मिट्टी का। यानी जो जलवायु में जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप रवेदार और जो कयांतरित सेल होते हैं वो विघटन उसका होता है,
और लेटेराइट मिट्टी क्या हुआ? लेटेराइट मिट्टी हो गया यह जो मतलब उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है, जो आर्द्रता एवं शुष्कता कि क्रमिक जो परिवर्तन होता है ना, उससे ये टूट फूट का लेटेराइट बनता है। तो इस तरह से देख लिए हम लोगों ने। अब देख रहा है कि अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ होता है, जलोढ़ के बाद काली ना होकर वह लाल मिट्टियाँ होती है। जो लाल मिट्टी होती है जिसे अभी हम लोगों ने देखा था, जिसे जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रावेदार एवं जो कयांत्रित चट्टान होते हैं, कयांत्रित चट्टान को हम लोग रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। याद करिए, रूपांतरित चट्टान हम लोग पढ़े थे चट्टानों, जब चट्टानों के बारे में जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो वहाँ पर देखा था कि तापमान एवं दबाव के कारण अनेक जो आग्नेय और अवसादी होते, आग्नेय अवसादी की चर्चा भी हम लोग हल्की की कि जब क्या होता है ज्वालामुखी उद्गार के समय जब वो द्रवित मैग्मा जो होता है, यह द्रवित जो पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर से कोर से निकलता है, वह आकर क्या हो जाता है, पृथ्वी के भूपट्टी के नीचे वाले भागों में जम जाता है, नहीं ऊपर नहीं आ पाता। वो ग्रेनाइट होता है, वो आग्नेय चट्टान बनता है। और आग्नेय चट्टान होता है उसको, उसमें मुख्यतः ग्रेनाइट होता है, उसको ग्रेनाइट चट्टान भी कहते हैं। तो इस तरह से वो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो वही कह रहा उसमें जो आग्नेय चट्टान होता है और आग्नेय चट्टान अवसादी, उसके बाद उसमें क्रमिक परिवर्तन होता है क्या, जब वो आग्नेय चट्टान टूट कर फूट कर फिर हवा एवं बारिश के द्वारा जब क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वहाँ पर दब कर तापमान के द्वारा क्या हो जाता है, उसमें क्रमिक जो परिवर्तन आता है तो आग्नेय बनता है, फिर आग्नेय से रूपांतरित बनता है, जिसका हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे जो चूना पत्थर था वो क्या हो गया, कयांत्रित चट्टान के रूप में संगमरमर में हो गया। डोलोमाइट भी कयांत्रित होकर अवसादी से संगमरमर में हो गया। ग्रेनाइट है जो डायरेक्ट आग्नेय से कयांत्रित चट्टान नीस में बदल जाता है। तो उस तरह से जो इसमें क्या हो जाता है, परिणाम स्वरूप जो होता है जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रावेदार और कयांत्रित शैलों के विघटन और नियोजन के वियोजन होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और कयांत्रिक चट्टानों के विघटन के फलस्वरूप लाल मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का हम लोगों ने देख लिया जहाँ पर उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि अत्यधिक वर्षा के कारण जो इसमें ह्यूमस और जो जैविक पदार्थ रहते हैं वो घुलकर नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले पठार में आ जाते हैं, जिसके कारण ये कम उपजाऊ भी होता है। और इसका जो विकास होता है आर्द्रता एवं शुष्कता का जो क्रमिक परिवर्तन होता है ना, उसमें उसके कारण इसके प्रभाव से लेटराइट होता है। तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और उसके बाद लेटराइट मिट्टी। ध्यान में रखिएगा, ये विस्तार है इसका। नेक्स्ट देखिएगा 6 में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। अब कह रहा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को पाए जाने का कारण ऑप्शन में है जलवायु है, संरचना की विविधता है, ऑप्शन में संरचना है, ऊंचा वच। देखिए ऊंचा वच का अर्थ थोड़ा जान लीजिए। ऊंचा वच का हो गया ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, ये वही जो होता है ना, इस तरह से ऊंचा नीचा, ये जो ऊंचा वच हो गया इसी को ऊंचा वच हो गया, यानी ऊंचा नीचा जहाँ पर स्थान होता है उस स्थान। तो संरचना ऊंचा वच विविधता। ऑप्शन डी में हम लोग पढ़ते हैं कि जलवायु, संरचना एवं ऊंचा वच। तो ये तीनों पर्याप्त कारण होता है कोई भी जो होता है, यानी कि मृदा का परिवर्तन के लिए जलवायु है जो मृदा के विकास का एक संलग्न जलवायु तत्वों में से एक प्रमुख है। कौन? जलवायु, जिसमें आप देखेंगे प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि होती है जलवायु के परिवर्तन के जलवायु के कारण। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे कि उसमें जो संरचना है, मतलब दूसरा आर्द्रता, तापक्रम एवं मौसम एवं दैनिक भिन्नता के कारण। तो जलवायु उसमें अहम भूमिका निभाता है, जिसमें हम देखें जलवायु परिवर्तन में शुष्क एवं क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप लेटराइट मिट्टी बना। फिर हम लोगों ने देखा कि इसी जलवायु में से क्या हो गया, उसी में से जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो रवेदार और कयांत्रित शैलों के विघटन होने से फिर क्या बना, लाल मिट्टी बना। तो ये सभी उसी के संरचना के क्षेत्र में, ऊंचावच के क्षेत्र में जिससे लेटराइट मिट्टी, यह क्या होता है, मुख्यतः उन स्थानों पर पाया जाता है जो ऊंचा नीचे है, उस स्थानों पर, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होता है, अत्यधिक बारिश होता है, तो वह क्या होता है, घुलकर जो उसमें जो तत्व, पोषक तत्व होते हैं वो नीचे वाले संस्तरों में आ जाते हैं, परतों में आ जाते हैं। तो ये सभी तीनों कारक उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तटीय मैदानों और उत्तर भारत में मैदान में उत्कृष्ट मृदा होती है। कौन? जलोढ़ होती है, शुष्क, काली और लाल। तटीय मैदानों और उत्तर भारत, तो देखिए तट मैदान जो तटीय भाग है, तट किनारे हैं, और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा किस प्रकार की होती है। तो उत्तर भारत में अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर भारत में मुख्यतः जो मृदाओं का निर्माण हुआ है वो क्या है, जो हिमालय की 3 सबसे बड़ी नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो अपने साथ जो निक्षेपण कर कर लाती है, मिट्टियाँ लाती है, निक्षेपण मिट्टी भी बन जाती है, छोटे छोटे कण, बारीक कण में टूट जाते हैं, वो जलोढ़ क्या होता है, तो वो हो जाएगा उत्कृष्ट मृदा, वो जलोढ़ मिट्टी होगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में भी पाए जाते हैं और इसका निर्माण होता है। ये निक्षेपित मृदाएं हैं जो जिन्हें नदियाँ और सरिताओं ने अपर्दित करके इस जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण किया है। नेक्स्ट देखिएगा,
नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब क्या है, जो जलोढ़ मिट्टी तो हम लोगों ने देख लिया कि जलोढ़ मिट्टी का ये निक्षेपित मृदाएं हैं। और निक्षेपित का अर्थ भी हम लोगों ने समझ लिया। निक्षेपित का मतलब उसमें जो वियोजन हो गया, जो अलग हुआ, जो उसका त्याग हुआ मिट्टी से। तो बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, मिट्टियाँ होते हैं, जो क्या होते हैं, लगातार वहाँ पर जब पानी बहता है तो धीरे धीरे लुढ़कते हुए आते हैं, तो छोटे छोटे कणों, बारीक कणों में टूट जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में जो 40% इसमें क्या पाया जाता है, बालू के कण पाए जाएंगे। 40% बालू के कण होंगे, 40% चिकने कण होंगे, 20% गाद होंगे। इसके कारण ये अत्यधिक उपजाऊ भी होता है। तो इस तरह से होता है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक पुराने होते हैं और नए होते हैं। और जो करा है इसमें जो जलोढ़ मिट्टी अन्य नाम से, तो देखिए खादर, बांगर, कल्लर और रेगुड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, खादर और बांगर। जो नवीन है तो यहाँ नवीन लिख दिया है। तो नवीन जो हो गया यानी कि जो नए हो गए, जो प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर करते हैं। यानी ये जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ आता है ना, उसके द्वारा जो निक्षेपित होने के बाद जो मिट्टियाँ आती है, मिट्टियाँ बनती है, जिनमें बारीक गाद और बारीक कण पाए जाते हैं, वो खादर कहलाते हैं। और बांगर क्या हो गया, जो पुरानी कछारी मिट्टी है, जो पुरानी कछारी मिट्टी अर्थात ये जो अपरदन से प्रभावित होती है, और ये बांगर मिट्टियाँ कहलाती है। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और न्यू अंतर यही होता है कि जो खादड़ और बांगर होता है, मतलब थोड़ा अंतर यही होता है कि ये जो हाल ही में जो बाढ़ आता है उसके द्वारा जो निक्षेपित मिट्टियाँ आती है, गाद आता है, वो खादड़ कहलाता है। और ये जो होता है, इसका जो निर्माण होता है वह बाढ़ के मैदानों से दूर होता है, बांगर का। ये ध्यान में रखिए। हो सकता है आपको डीपली पूछे तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ दे कि बाढ़ के निर्माण से, बाढ़ के आने पर जो मिट्टियाँ का निर्माण मुख्य रूप से होता है उसमें कौन होता है, तो वो होता है खादर, बांगर, जबकि उससे दूरी पर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो पुरानी अगर जलोढ़ मिट्टी पूछता तो बांगर पूछ जाता, लेकिन दोनों में देखिए तो बालू के कण मिलेगा ही मिलेगा। कंकड़ दोनों खादर और बांगर दोनों में पाए जाते हैं। अब कल्लड़ है और रेगुड़ है। रेगुड़ आप आगे देखेंगे कि कालू मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। और कल्लड़ क्या है, कल्लड़ आगे चर्चा होगी। कल्लड़ शायद ये लवणीय और क्षारीय का ही एक अन्य नाम है, क्षेत्रीय नाम। नेक्स्ट देखिएगा 9 में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोगों ने देखा था कि खादर के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना था कि प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाला जो नया जलोढ़ मिट्टी बनता है, इसमें बारीक गाद और बारीक कण पाए जाते हैं। और वही बांगर मिट्टी का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है, इसका जो निर्माण होता है बाढ़ के मैदानों से दूर होता है। दोनों में कंकड़ पाए जाते हैं। तो पुरानी को बांगर और नई को खादड़ कहा जाता है। कलर, रेगुड़, रेगुड़ अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि रेगुड़ वही मिट्टियाँ होती है, लाल मिट्टी को जो होता है उस रेगुड़, लाल नहीं काली मिट्टी को है रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 10 में, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान है। तो देखिए भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसका उत्तरी और दक्षिणी में भागों में क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विंध्याचल पर्वत जो होता है, जो भारत को उत्तरी है वो दक्षिणी छोर में बढ़ता है, इसी दक्षिणी छोर को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा से बना। तो उत्तरी मैदान में वह जलोढ़ मृदा बना है, क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टियाँ ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टियाँ ये निक्षेपित मृदाएँ होती हैं। यह क्या हो जाता है, नदियों एवं सरिताओं के निक्षेपित से बना हुआ मृदा होता है। तो यह जगह उत्तरी मैदान में किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है इसमें, क्योंकि इसमें पोटास भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन सभी के जो खेती की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, अगर आप देखेंगे कि ह्यूमस और नाइट्रोजन तो वो सभी मिट्टियाँ में आपको कम ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा कुछ कम थोड़ा इस प्रकार से, लेकिन तीनों जो सभी चारों मिट्टियाँ हैं ना, वो आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस कम ही देखने को मिलेगा। इसमें भी जलोढ़ मिट्टी में भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इसमें पोटास हो गया, फॉस्फोरिक अम्ल, चूना, जैविक पदार्थ, ये जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट देखिएगा 11 में, गंगा के जलोढ़ मिट्टी, अब करा गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितना पाया जाता है। जो गंगा की जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, स्पेशल गंगा पूछ दिया है, तो इस प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है। वो कितने सतह की भूमि के सतह के नीचे कितने मीटर पर पाए जाते हैं। जो कि भारत में तो गंगा का ही मुख्य रूप से वो सबसे ज़्यादा आंतरिक क्षेत्रों से होकर गुजरता है। अंतर्देशीय तो जो नदी है वो गंगा ही है, क्योंकि वो अंतर्देशीय का मतलब हो गया जो देश के या राष्ट्र के अंदर की सीमाएं हो गई। तो सबसे ज़्यादा तो गंगा ही होकर गुजरती है 2525 देश के अंदर। तो जिसके कारण अब स्वाभाविक सी बात है, जब यह होकर गुजरती है तो इससे निक्षेपित जो मृदाएं होगी, इससे जो बनेगा कण, जो गाद आएगा, उस मृदा का निर्माण जो होगा उससे तो जरूर ही कहलाएगा। तो वो जो होता है भूमि सतह के नीचे लगभग 600, 6800 और 100 मीटर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो बस जो ध्यान में रखिएगा, वो जो 600 मीटर होता है ना भूमि के सतह के नीचे, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिट्टियाँ देखने को मिल जाएगी।
क्योंकि ये मिट्टियाँ, आप एक चीज़ आपको यह भी ध्यान रखना कि जो गंगा नदी है वो आज से नहीं बह रही, वो कई सालों से, जब सोच लीजिए जब हिमालय का निर्माण हुआ, जो हिमनद वहाँ से हम लोगों ने देखा था ना, इसका उत्तराखंड के वहाँ से ये भागीरथी का जो ऊपर ये हिमनद है, वहाँ से इसका जो 3800 मीटर है, देखिए ना हिमनद का नाम थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा, उसी हिमनद से इसका निकल रहा है मुख्य रूप से। फिर आगे आप आगे देखेंगे गंगा नदी, तो उसमें देवप्रयाग में अलकनंदा भी मिलेगा, फिर रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग में पिंडारी और अन्य नदियों को मिलकर वो गंगा का निर्माण करेगा। तो ये 600 मीटर हो गया। देखिए गंगा के मैदानों के पुरानी कछारी मिट्टियाँ कहलाती है। कछारी माने ये जो जो होता है ना किनारे वाला, तो गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर खादड़ खादड़, तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बांगड़ हो जाएगा गंगा के। तो अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि गंगा के द्वारा जो मिट्टी आएगी वह क्या स्वाभाविक सी बात है, वो जलोढ़ मिट्टी ही कहलाएगी। तो यह गंगा के मैदानों को पूछ दिया या जलोढ़ पूछ जाए, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप उसका सही, क्योंकि गंगा की मिट्टी सिंधु ब्रह्मपुत्र ये सभी से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर भी कहते हैं, अगर नवीन कहता तो खादड़ हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 13 में, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कौन सा मिट्टी ऐसा है जिसमें हमको न्यूनतम उर्वरक उसमें देना पड़ता है। ऑप्शन में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। फिर से एक बार चर्चा करते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, यह निक्षेपित मृदाएं हैं, यानी कि यह निक्षेपित होकर टूटकर फूटकर नदियों के जो साथ में बहकर जो आए उस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, तो इसीलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी क्या होता है, ये काली मिट्टी अभी हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी के उद्गार के ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा आया, उस लावा के ठंडा होने के उपरांत जो बेसाल्टिक चट्टान है, बेसाल्टिक चट्टान क्या है, देखिए जब लावा आता है तो दो प्रकार की चट्टानें बनाती है पृथ्वी पर। ये क्या होता है, जो भूपर्टी होता है, भूपर्टी के अंदर ही वो जम जाती है, यानी कि जो भूपर्टी तो क्रस्ट हो गया, यानी जो मेंटल होता है वह मेंटल में ही वो जम जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार से वो जमती है। कभी कभी हम लोगों ने देखा था कि गुंबदाकार, जिसको लैकोलिथ कर रहे थे, एक फैकोलिथ था लहरदार, इस तरह से वो आंतरिक में जमती तो कुछ आकृतियाँ बना लेती। उन आकृतियों का भी नामकरण हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो आग्नेय चट्टान कहलाती थी। ऊपर आ गया तो बेसाल्टिक चट्टान हो गया। तो बेसाल्टिक चट्टान के वही टूटे फूटने अवशेष से जो चट्टान बना वो काली मृदा कहलाया। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। तो देख लिया हम लोगों ने काली मिट्टी का, जिसका मुख्यतः जो निर्माण हुआ वह कहाँ हुआ। आप क्रिटेशियस युग के दौरान आप देखेंगे तो ज्वालामुखी उद्गार के समय डक्कन ट्रैप का निर्माण। और ये डक्कन ट्रैप कहाँ है, ये मालवा का पठार है। मालवा का पठार कहाँ है, मालवा के पठार का अगर आप देख लेंगे विस्तार, तो इसका पूरब में हो जाएगा कौन, महादेव की पहाड़ियाँ। वही महादेव की पहाड़ियाँ जो सतपुड़ा की श्रेणी देखेंगे, उसको 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है ना सतपुड़ा की श्रेणी, राजपाल की पहाड़ियाँ, मध्य में महादेव की पहाड़ियाँ, पूरब में मैकाली की पहाड़ियाँ। तो वही हो जाएगा महादेव पहाड़। ये मालवा के पठार का पूरब में आप देख लीजिए तो महादेव की पहाड़ियाँ, और उत्तर दक्षिण में देख लीजिए तो अरावली की पहाड़ियाँ, और मध्य में विंध्याचल की पर्वत। ये इसका विस्तार है मालवा का पठार का। मालवा का पठार में जो अधिकांश भाग आ जाते हैं, वो कौन कौन भाग आ जाएंगे मालवा के पठार में, आप देख लीजिए। इसमें जो जो मालवा का पठार में कौन कौन सा टच होगा। मालवा का पठार में मतलब आप आ गया, कुछ भाग आ जाएगा गुजरात का भी आ जाएगा, कुछ राजस्थान का भी आ जाएगा, कुछ मध्य प्रदेश का भी आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो ये है मालवा का पठार। मालवा का पठार बोलिए, दक्कन ट्रैप है, मालवा का पठार नहीं बोलिए, ये दक्कन का पठार बोल दीजिए। हम तो मालवा का पठार का भी चर्चा हम लोग कर दिए, वो सही आपको बताएं। लेकिन जो दक्कन ट्रैप जो बना ज्वालामुखी उद्गार के समय, वो कहाँ बना, वो बना दक्कन के पठार में बना। ये दक्कन का पठार कहाँ है, दक्कन का पठार ये हो गया, ये जिसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश, जो इसका अधिकांश भाग आ जाता है। और अन्य भी भाग देख लेंगे आप, तमिलनाडु देख लेंगे, उसके बाद कर्नाटक देख लेंगे, और आंध्र प्रदेश देख लेंगे। ये सभी क्षेत्र भी दक्कन का पठार है। इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता था कि काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो दक्कन का पठार दिया हुआ है तो सही बात है। अगर नहीं दिया हुआ तो महाराष्ट्र आप मारेंगे, वो भी सही होगा, क्योंकि दक्कन के पठार के मुख्य भाग में वो भी ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से काली मिट्टी भी हम लोगों ने देख लिया। ये जो उर्वरक इसमें क्या होता है, काली मिट्टी में मुख्यतः किस तत्व की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। तो जो काली मिट्टी होती है इसमें जो होता है मतलब कह दीजिए लोहा, चूना, कैल्शियम, ये सभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी जैविक पदार्थों और ह्यूमस की कमी होती है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण अभी हम लोगों ने देखा था कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो क्या होते हैं, रवेदार एवं क्रांतिक चट्टानों के विघटन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। लाल मिट्टी, इसको लाल या पीली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। जब ये जल युक्त होता है तब वो पीली दिखती है, इसलिए लाल या पीली मिट्टी भी कहते हैं। लाल या पीली मिट्टी भी इसको कहा जाता है।
और इसका भी विस्तार आप देखेंगे कि दक्कन के पठार के पूर्वी भागों और दक्षिणी पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा। लेटराइट मिट्टी का भी निर्माण हम लोगों ने देख लिया कि जहाँ उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ये इसका जो बनता है इस मानसूनी जलवायु होती है उसमें आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। तो न्यूनतम किस प्रकार की मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ तो जलोढ़ मिट्टी ही होता है। जो हम लोगों ने देखा कि कृषि के लिए गहन क्षेत्र होता है, तो यह हो जाएगा। सबसे कम जो उर्वरक की आवश्यकता होती है वो जलोढ़ मिट्टियों में होती है। हम आगे आपको प्रश्न एगो देखने को मिलेगा कि जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा हो जाएगा जैविक पदार्थों की मात्रा जिसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी? ऑप्शन रहेगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। भारत में गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नई को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तराई और भामर ये अलग है। 15 में देखिएगा, भारत के समस्त स्थल का भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी में ढका हुआ है? 20, 24, 30 में 40 है ही नहीं। ऑप्शन 40 होता तो वो भी होता, तो 33% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा भाग पर यही है। 16 में देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण, देखिए जलोढ़ मिट्टी में बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती तब उसे क्या नाम दिया? रे है, कलड़ है और दोमट है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। क्या है कि जो शुष्क क्षेत्र की जो मृदाएं होती है वो मुख्यतः क्षारीय होती है, और जो जिसे बात किया जाए निम्न और मध्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं दोमटी होती है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि बालू के कण और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट कहते हैं। ये मुख्यतः जो होता है निम्न और मध्य गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी की ये मृदाएं हैं, ये मुख्यतः दोमटी होती है। और एक ऑप्शन इसमें रे है, और रे मृदा वही हो जाएगा जब दोमट मिट्टी में क्या हो जाएगा ना, शुष्क क्षेत्रों में जो हमने देखा कि जो शुष्क क्षेत्र में मृदाएं अधिक क्षारीय हो जाती है, जो शुष्क क्षेत्र होता है तो मृदाएं थोड़ा क्षारीय हो जाता है, और वही निम्न मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में मृदाएं दोमटी हो जाती है, मृन्मय हो जाती है, जिसे हम लोग दोमट भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर बालू के कण और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती, ना पूछ देता है, पूछ देता कि शुष्क क्षेत्रों में, या फिर बोल देता कि शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय निक्षेप भी मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जो लवणीय एवं क्षारीय निक्षेप उसको रे हम लोग कहते हैं। तो दो तरीकों से देख लिया, लेकिन इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि बालू के कण और चिक्का की मात्रा की लगभग समान, तो दोमट हो जाएगा। अगर ये पूछ देता कि लवणीय शुष्क क्षेत्र में लवणीय एवं जो क्षारीय के कण जब निक्षेप जो मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो रे हो जाता। रेगुड़ तो काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लिया, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपण के पदार्थों से बनी? अभी हम लोग चर्चा किए कि लेटेराइट मिट्टी है, उसका जो निर्माण हुआ है वह मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा के ऊपर आकर जमने के दौरान में इस मिट्टी का निर्माण हुआ था, जो बेसाल्टिक चट्टान होता है। क्योंकि ज्वालामुखी जब क्या आ रहा था, जब कोर से निकलकर भारत यानी जो दुर्गमित द्रवित पदार्थ था जो धरातल से निकलकर जब भूपट्टी पर आ रहा था, तो वो मुख्यतः दो प्रकार से चट्टानें निर्माण कर रही थी। एक भूपट्टी के ऊपर आकर जम रहा था, एक भूपट्टी के नीचे ही वो मेंटल में जम रहा था। तो वो जो नीचे जम रहा था वो आग्नेय करा रहा था, ऊपर जो जम रहा था बेसाल्टिक। तो बेसाल्टिक चट्टाने के टूटने फूटने से उसके निक्षेपण से क्या हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब यह जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो क्रेटेशियस युग में आप देखेंगे तो ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या हुआ है? दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये दक्कन ट्रैप, जो दक्कन ट्रैप है वह दक्कन के पठार में ही अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, ये दक्कन ट्रैप, सॉरी दक्कन ट्रैप दक्कन का पठार नहीं, मालवा का पठार हम बोले ना। ये जो दक्कन ट्रैप है वो कहाँ है? वो आपको मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप के काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत में आती है, और गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भागों की गहरी काली मृदा पाई जाती है। इसका तो क्रेटेशियस युग उद्भेदन के निक्षेपित मृदा है, तो क्या हो जाएगा? वो काली मिट्टी हो जाएगा क्रेटेशियस युग में। क्योंकि क्रेटेशियस युग में जिस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, और वो दक्कन ट्रैप वही दक्कन का पठार का तो क्षेत्र आएगा ही आएगा, और मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप के क्षेत्र के अंतर्गत में भी आता है, और कोई दक्कन का भी क्षेत्र आता है। तो इस तरह से काली मिट्टी हो जाएगा दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप। नेक्स्ट देखिएगा 18 में हम लोग आते हैं। अब 18 में है, 18 में करा है निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? कौन सी मिट्टी अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब प्रायद्वीपीय भारत में आ जाइए। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात कहने का मतलब दक्षिण भारत, भारत के विंध्याचल
जो श्रेणी है भारत के दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, जिसमें पूर्वी तट और आपको पश्चिमी तट भी देखने को मिलेगा। तो करा मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी, लेटराइट, लाट, जलोढ़ मिट्टी तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत का सबसे ज़्यादा भागों में पाया जाता है, लेकिन उत्तरी भाग में दक्षिणी भारत की अपेक्षा इससे ज़्यादा इसका प्रतिशत है। तो करा प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र में, तो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतर क्षेत्र में ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल। लेटराइट मिट्टी तो होगा नहीं, क्योंकि लेटराइट मिट्टी यह लाल मिट्टी और काली मिट्टी की तुलना में कम भागों में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ, केरल, तमिलनाडु, केरल हो गया ना, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तटीय भागों में इसका संरक्षित करके फिर देखेंगे कि इससे चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती है ना। फिर आप देखेंगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में भी लेटराइट मिट्टी के काजू की फसल के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसको इस प्रकार से संरक्षण करके बनाया जाता है। तो लेटराइट तो होगा नहीं। अब बच गया काली मिट्टी और लाल मिट्टी। अब इसमें हम लोग देखना है, लाल मिट्टी भी हम लोगों ने देख लिया कि लाल मिट्टी का जो निर्माण मुख्यतः हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। वो जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है उसी के परिणाम स्वरूप में हो रहा है ना, जिसमें रवेदार एवं क्रांतित सेलों के विघटन के फलस्वरूप एवं वियोजन से इसका निर्माण हो रहा है, जिसमें लौह एवं सिलिका की मात्रा अत्यधिक देखने को मिल रहा है। तो अब काली मिट्टी हो रहा है। काली मिट्टी में भी हम लोगों ने देखा कि काली मिट्टी जो है दक्कन ट्रैप में मुख्यतः जो मालवा के पठार में ही अवस्थित है, वहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हो रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टियाँ हो पाई जाती है वह काली मिट्टी की अपेक्षा जो हो जाएगा वह हो जाएगा लाल मिट्टी की अपेक्षा काली मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत है। अभी आपके माइंड में पूछ रहा हो, प्रश्न उठ रहा हो कैसे। अगर आप काली मिट्टी की बात करें तो आप देखेंगे तो काली मिट्टी जो है ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु के कुछ भागों में मुख्यतः, जिसमें सलेम हो गया, रामनाथपुरम हो गया। क्योंकि आप देख रहे हैं ना काली मिट्टी क्या हो रहा है, ये दक्कन ट्रैप आ रहा है। और दक्कन ट्रैप कहाँ है, जो दक्कन ट्रैप मुख्यतः है वो मालवा के पठार के अंतर्गत में भी आ रहा है। फिर आप उसके नीचे देखेंगे तो गोदावरी, कृष्णा के नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के, जो दक्कन का पठार नीचे है, दक्कन के पठार के उत्तर और दक्षिणी भागों में, पश्चिमी भागों में भी मिल रहा है। मालवा के पठार के उत्तर और पश्चिमी भागों में भी मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो मृदाएं हैं काली मिट्टी है, जिसका भारत के प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लाल आएगा। नेक्स्ट देखिएगा कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा। अब आइए जानते हैं, अब ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो वह हो जाएगा काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के बारे में हम लोगों ने देखा, काली मिट्टी का निर्माण तो हम लोगों ने समझ लिया कि ज्वालामुखी विस्फोट के लावा के ठंडे होने से, बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से, यानी बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। अब जो इसमें होता है, इसमें हम लोगों ने देखा कि रासायनिक दृष्टि से इसमें लोहा चूना और कैल्शियम कार्बोनेट, पोटासियम, ये सभी में पर्याप्त मात्रा में होता है। कमी क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। जब आप देखेंगे तो आपको चारों प्रकार की मिट्टियों में थोड़ा कमी देखने को मिलेगा, कोई थोड़ा कम और ज़्यादा हो जाएगा। ये जो मिट्टियाँ होती है, काली मिट्टी जो होता है वह अपारगम्य मिट्टी होता है। अपारगम्य का मतलब समझ रहे हैं, जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता, इस प्रकार की मिट्टियाँ होती है। ये मृदाएँ गीले होने पर क्या हो जाती है, फूल जाती है और तथा चिपचिपी होती है, और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। और जब सूखने पर इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा ना, जैसे देखने में लगेगा कि ये जुताया हुआ है, एकदम चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जुताई हुई मिट्टी। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि जोतने का कम आवश्यकता निम्नलिखित में से किस मिट्टी को मिलती है, तो वही काली मिट्टी हो जाएगा। तो नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदाएं लंबी अवधि तक क्या होता है, नमी को बनाए रखता है। और इसके कारण ये वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी दिलाने का काम करता है। तो इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ। अब कह रहा लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो लावा के प्रवाह से जो हुआ है वो अभी हम लोगों ने चर्चा की है, बिल्कुल होगा, काली मिट्टी होगा। इस काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाते हैं। हमने अभी देखा कि ज्वालामुखी के विस्फोट के से जो लावा पलटी पर आकर जो ठंडा होती है, उससे जो बेसाल्टिक चट्टान होती है, बेसाल्टिक चट्टान के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी की चर्चा हम लोगों ने कर लिया कि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप रवेदार एवं क्यांत्रित जो सैल हैं, चट्टान हैं,
रवेदार एवं कांति सटान के किससे, विघटन एवं वियोजन से इस मृदा का निर्माण हुआ। इसमें लोहे एवं सिलिका की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। लेटराइट मिट्टी में हम लोग देखें कि लेटराइट मिट्टी का क्या होता है, निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता, जो आर्द्रता होता है शुष्कता के क्रमिक जो परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट परिस्थितियों में इस शैल का निर्माण होता है। इसमें आयरन एवं इसमें भी क्या होता है, आयरन एवं सिलिका की मात्रा अत्यधिक होती है। हालांकि सिलिका आप देखेंगे कि जब बारिश होता है तो इसमें उससे घुलकर वो नीचे चला जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से जो आयरन होता है वो काफ़ी मात्रा में इसमें रह जाता है। इसके कारण कौन, लेटराइट मिट्टी, जब आयरन की मात्रा अत्यधिक हो जाने के कारण ये अनुर्वर हो जाता है। अत्यधिक क्यों होता है, जो इसमें पोषक तत्व होते हैं, जैविक पदार्थ और ह्यूमस होते हैं, जब बारिश होता है तो बारिश में क्या हो जाता है, निच्छालन, निच्छालन का अर्थ वही होता है ना, वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, मिट्टी में जो विद्यमान घुलनशील संगठक हैं वो पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं, घुल जाते हैं और फिर वो नीचे संस्तरों में चले आते हैं, रिसकर कहिए या फिर बहाव में। तो जिसके कारण इसमें पोषक तत्व की ज़्यादा उपयुक्तता नहीं होती, ये अनुर्वर होती है लेटराइट मिट्टी। तो इसमें लावा के प्रभाव से काली मिट्टी हो जाए। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी अब आ जाइए, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जो काली मिट्टी था, है ना। काली मिट्टी के बारे में भी हम लोगों ने देखा, जिसका दक्कन ट्रैप है। दक्कन का ट्रैप जो है मालवा का पठार है, इसी दक्कन ट्रैप क्षेत्र के अंतर्गत मालवा का पठार के भी हम लोगों ने देख लिया कि जिसका मालवा का पठार क्या है, मालवा का पठार का पूरा में महादेव की पहाड़ियाँ और उत्तर और पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ, मध्य में विंध्याचल पर्वतीय इसका क्षेत्रीय विस्तार है। यही मालवा का पठार का जब आप देखेंगे ना, मालवा के पठार के पूर्वी भागों में, तो मालवा का पठार का जो पूर्वी भाग है स्थानीय रूप से उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन में वो भी देखने को मिल जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, काली मिट्टी का विस्तार हो गया, देखिए महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात है। अभी हम लोगों ने देखा, देखिए काली मिट्टी है जो मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार जब होता है उसका कुछ भाग जो हो जाता है वो महाराष्ट्र को भी कवर कर लेता है, और दक्कन का पठार में भी दक्कन के पठार में तो अधिकांश भाग महाराष्ट्र में कवर करता ही करता है। तो इसमें कह रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और इन सभी में। तो अब देखिए काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप मालवा का पठार में, तो यह मध्य प्रदेश भी हो जाएगा और गुजरात भी हो जाएगा, क्योंकि दक्कन ट्रैप इसी से बना हुआ है। अभी हम लोगों ने देखा यह मालवा का पठार के अंतर्गत में आता है। मालवा का पठार क्या है, इसके पूर्व में महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की पहाड़ियाँ कौन हुआ, जो सतपुड़ा जो श्रेणी है वह लगभग जो फैला हुआ 1200 किलोमीटर में, उसका जो 3 भागों में बांटा गया। सबसे पश्चिमी भाग को राजमहल की पहाड़ियाँ, मध्य भाग को महादेव की पहाड़ियाँ और पूर्वी भाग को मैकाले की पर्वत। इसी मैकाले की पर्वत में अमरकंटक मिलेगा, जिसे 3 नदियों बनेगा, महानदी बनेगा, सोन बनेगा और एक ये नर्मदा बनेगा। तो ये हो गया। तो वही मध्य में महादेव पहाड़ियाँ, फिर उत्तर दक्षिण में हो गया अरावली पहाड़ियाँ, अरवली पहाड़ियाँ, वही जो गुजरात के उत्तर पश्चिम से लेकर दिल्ली के उत्तर पूर्व तक लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और वही अरावली पहाड़ियाँ को दिल्ली में दिल्ली के पहाड़ियों के नाम से जाना। तो अरावली पहाड़ियाँ इसका हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया, मध्य में विंध्याचल पर्वत, ये मालवा का पठार का क्षेत्रीय विस्तार है। तो ये सभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी क्षेत्र उनमें आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 22 में, रेगुड़ मृदा कृषि किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, रेगुड़ मृदा। अब देखिए रेगुड़ मृदा किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा कहा जाता है, तो ये आपको पता होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि काली मिट्टी में जो होता है नमी ज़्यादा पाया जाता है, वह नमी को बनाकर रखती। कारण क्या हो जाता है कि वह अपारगम्य होता है, जिसके कारण यह मृदाएँ गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर, गीली होने पर तो यह फूल जाती है और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है, और इतना सिकुड़ जाती है कि उसके बाद शुष्क ऋतु में मृदाएँ चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि जुता हुआ, यानी जुताई की हुई मिट्टी है। और ये जो नमी बनाने का कारण होता है, इसमें क्या हो जाता है, धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण ये जो काली मृदा होती है वह क्या होता है, लंबी अवधि तक नमी को बनाए रखता है। इसके कारण वो कपास की खेती के लिए आवश्यक है। कपास की खेती के लिए आ जाइए, इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोग चर्चा किए थे कि कपास की खेती क्या है। कपास की खेती मुख्यतः जो होती है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीयों के पौधा, या 21 से 30 डिग्री इसको क्या चाहिए, तापमान की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पाला जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर कपास में फूल आए हो तो बादल आकाश रहित होना चाहिए। इन सभी का भी हम लोगों ने कपास में अध्ययन किया था। उन्हें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ हो, काली मिट्टी, मखमली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अब जैव पदार्थ,
अब बारीकी से देखिए कि पहला जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ मिट्टी भी हम लोगों ने देखा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि इसमें पोटास भी पाया जा रहा था, फॉस्फेरिक अम्ल भी पाया जा रहा था, चूना और जैविक पदार्थ भी प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे थे। उसके बाद है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में भी हम लोगों ने देखा कि लाल मिट्टी जो क्या है, यह रावा और कैंती चट्टानों के क्या हुआ है, विघटन और वियोजन से इसका निर्माण हुआ जलवायु परिवर्तन के अनुसार, जिसमें हम लोगों ने देखा था लोहा और सिरका की मात्रा इसमें प्रधानता थी, देखने को मिल रहा था। उसके बाद काली मिट्टी। काली मिट्टी में भी हम लोगों ने देखा, काली मिट्टी में क्या देखा कि काली मिट्टी में हम लोगों ने देखा कि इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से जो बने बेसाल्टिक चट्टान के अवक्षय से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें भी चूना हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, एल्युमिनियम, ये सभी मात्राएं इसमें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। लेकिन साथ में ये सभी में अब देखिए मखरली मिट्टी तो लेटराइट मिट्टी को कहते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो जैव पदार्थ होता ही नहीं, क्योंकि बारिश में क्या हो जाता है, जैव पदार्थ तथा क्षारीय ये क्या हो जाते हैं, ये घुलकर नीचे वाले संस्तरों में परतों में आ जाते हैं। लाल मिट्टी में भी बात की जाए तो ठीक है, लाल मिट्टी में तो हमने देखा कि लोहा सिरका की मात्रा अत्यधिक होती है, लेकिन जो जैविक पदार्थ होता है इसमें भी जैविक पदार्थ उतना नहीं होता था, है ना। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में भी जैविक पदार्थ उपजाऊ भी होते हैं, लेकिन जैविक पदार्थ जो भरपूर तीनों मिट्टी में सबसे ज़्यादा था वो काली मिट्टी में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जैविक पदार्थ क्या होते हैं इसमें, और इस मिट्टी में जो काली मिट्टी होता है ना, इसका जो काला कारण होता है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म, यही जीवाश्म की जैविक पदार्थों की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, कभी हो सकता है प्रश्न आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि काली मिट्टी क्या होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देख लीजिएगा 24 में, काली मिट्टी का संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आदर्श है क्योंकि वो नमी को बनाए रखता है, नमी को इसलिए बनाए रखता है क्योंकि उसमें एक प्रकार की विशेषता होते हैं, धीमी अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में लंबी अवधि के लिए नमी बना रहता है। इसमें आर्द्र को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल ये अपारगम्य मिट्टी, ये अपारगम्य होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर यह क्या हो जाता है, इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है शुष्क ऋतु में, इसके कारण ये जुता हुआ भी प्रतीत होता है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। सूखने पर इसमें क्या हो जाता है, चौड़े दरारें पड़ जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वतः जुताई की गई। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती, बिल्कुल नहीं, जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती है इसमें, यही तो मेन इसका प्लस पॉइंट है। तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में मृदाओं में कौन सा बेसाल्ट लावा के अवशेष हुआ। अभी हम लोगों ने चर्चा किया बेसाल्ट लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय जो ऊपरी भूपट्टी पर आकर जो लावा जमता है, बेसाल्टिक चट्टानों के अवशेष से क्या हुआ, काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, किस मृदा में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, किस मृदा में सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है, काली मृदा हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी तो उसको नमी को अवशोषित करने के लिए जाना जाता है ना, क्योंकि अपारगम्य होता है। ये मृदाएं गीली होने पर क्या हो जाती है, फूल जाती है, चिपचिपा, इसके कारण ये चिपचिपी हो जाती है, शुष्क ऋतु में सिकुड़ जाती है, इसमें चौड़ी दाढ़ें पड़ जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जुती हुई भूमि है। तो वही होता है, इस मिट्टी में जो होता है धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा एक लंबी अवधि के लिए नमी बनी होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कम सिंचाई की आवश्यकता प्रति काली मिट्टी। नेक्स्ट देख लीजिए 27 में, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। काली कपास मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काली कपास मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को ही काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए पर्याप्त माना जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है। कौन होता है, ये काली मिट्टी के बारे में कि अभी हम लोगों ने देखा कि अपारगम होता है, जिसके कारण नमी को बनाए रखता है। नमी के जब इसमें गीला होता है तो ये फूल जाती है, चिपचिपी हो जाती है, लेकिन ये शुष्क ऋतु में इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है, और इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे जुता हुआ है, इसलिए इसे जुताई स्वतः होती रहती है ये काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। अब देखिए, अब लाल मिट्टी में आ जाइए। काली मिट्टी में भी तो हम लोगों ने देख लिया कि काली मिट्टी जो है मुख्यतः, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मालवा के पठार के भागों में है, उसके बाद दक्कन के पठार के भी दक्षिण और पूर्वी भागों में भी, ये दक्कन के पठार के उत्तर और ये पश्चिम भागों में हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में भी हम लोगों ने देखा। अब करा लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। अब लाल मिट्टी क्या है पहले जानेंगे। लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वह जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार और
जो केंद्रित चट्टानें हैं, शैलें हैं, विघटन और वियोजन के फलस्वरूप इस लाल मिट्टी का निर्माण, इसमें लोहे एवं सिलिका की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यह जो मृदा होती है, इस मृदा को लाल एवं पीली मृदा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये मृदा में लौह ऑक्साइड होने के कारण ये लाल होता है, जब ये जल वियोजित होता है, जल में होता है, तो ये पीली दिखाई पड़ती है, इसलिए लाल मिट्टी को लाल या पीली मिट्टी भी कहा जाता है। और लाल मिट्टी और पीली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अब अगर आप इसको देख लेंगे तो इसमें तो इसका जो क्षेत्र है ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र में, गिरिपाद क्षेत्र वह होता है जो हमने देखा था ना, गिरिपाद पहाड़ियाँ, जिसके अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था गिरिपाद में कौन कौन आ रहा था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पेडीगोंटा था, ये सभी आ रहा था। यानी जो वैसे पर्वत जिसके आधार में क्या हो, पठार का निर्माण हो, उसे गिरिपाद पठार कहते हैं। तो उसमें गया पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र। उसके बाद आप जा जाइए, इसमें तो ओची है नहीं, ना ही तो दक्कन का पठार का चर्चा है और ना ही गिरिपाद का चर्चा। और ये आपको उड़ीसा छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इसमें मदद करना। अब देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश दक्कन का पठार, दक्कन के ट्रैप में काली मिट्टी वो उसमें जा रहा है हल्का। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल नहीं होगा, पश्चिम बंगाल की तो चर्चा ही नहीं हुई। हाँ, उड़ीसा में ज़रूर है तो, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं। अब आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, जो लाल मिट्टी है वह मुख्यतः जो सर्वाधिक विस्तार है वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। तो ध्यान में रखिएगा, लाल मिट्टी का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। हाँ, उड़ीसा में भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो सर्वाधिक विस्तार है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा का निम्न में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न में से कौन सा है? जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मृदा। अब देखिए प्रश्न काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। हम लोगों ने दो पढ़ा, एक पढ़ा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम क्षेत्र में विस्तृत कौन सा मिट्टी है, वो पूरा प्रायद्वीपीय भारत में था जिसमें काली मिट्टी था। अब प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रीय मृदा है, क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकार में कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन है निम्न प्रकारों में से? क्षेत्रीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, वन मृदा, खारी मृदा। खारी मृदा, वन मृदा ये होगा नहीं। अब बच गया जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल एवं पीली मृदा। ये क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से एक है प्रायद्वीपीय भारत का। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो लाल मृदा है, लाल एवं पीली मृदा, ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखने को सर्वाधिक विस्तृत भागों में देखा। इसके अलावा और भी भागों में है जिसमें आप देख लेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों में भी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में भी है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, 31 में तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तमिलनाडु में हम लोगों ने देखा, अभी देखा कि वहाँ पे काली मिट्टी भी पाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश दो था ना अभी ऊपर में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार था। अब करा तमिलनाडु के 2/3 में किस मिट्टी का विस्तार है? तो आप देख लीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लाल मिट्टी है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो लाल मिट्टी ही हो जाएगा 2/3। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए असत्य पता करना। लाल मिट्टी के बारे में पहले जान लीजिए। लाल मिट्टी क्या था? जिसका निर्माण हो रहा था जलवायु परिवर्तनों के फलस्वरूप, जो रवेदार और आग्नेय शैलों के वियोजन और विघटन के फलस्वरूप इसका निर्माण हो रहा था, जिसमें सिलिका एवं लोहा की प्रधानता देखी गई। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल कहा गया, लेकिन जलयोजित के रूप में यह पीली दिखाई पड़ती, इसलिए लाल एवं पीली भी कहा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। बिल्कुल सही बात है, जलयोजित होने के कारण पीला होता है, इसलिए लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं, लाल और पीली। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा रहने दिए, आगे बढ़िए। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है, ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। अभी हम लोग ये भी देखा कि 2/3 है कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में 2/3 जो है कौन मिट्टी? तो लाल मिट्टी। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही बात है, यह जो मिट्टियाँ होती है वह नदी घाटियों में पाई। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को सॉरी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। हाँ, ये सही है, क्योंकि शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में ये पाया ही जाता है।
क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना शुष्क और आर्द्र इसलिए क्योंकि जो चट्टाने हो रहे थे रवेदार और आग्नेयी चट्टान है, उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, विघटन और वियोजन। तो विघटन और वियोजन किसके फलस्वरूप हो रहा था उस रवेदार चट्टानों का, वही हो रहा था शुष्क एवं आर्द्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ये मिट्टी नदी घाटी में नहीं पाया जाता, क्योंकि नदी घाटियों के जो निक्षेपण से जो मिट्टियाँ का निर्माण हो जलोढ़ मिट्टी का हो रहा था। तो इस चीज़ को समझेंगे आप, तो नदी घाटियों के जो निक्षेपण से वो जलोढ़ मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। हाँ, आगे भी देखेंगे लेटराइट मिट्टी की शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में वो पाया जा रहा था, लेकिन उसमें वह भी भूमिका अदा कर रहा था कि उच्च तापमान और उच्च वर्षा होना चाहिए वहाँ पर, तो एक वह अलग लेटराइट मिट्टी के लिए वो जारी हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है मालाबार तट, कोरोमंडल तट। अब देखिए लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, यानी जहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होता है वहाँ पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। और उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, इसमें जो निछालन हो जाता है उष्णकटिबंधीय तीव्र निछालन के फलस्वरूप ये अनुर्वर भी हो जाता है, क्योंकि जब निछालन होता है, निछालन का अर्थ ही होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, विद्यमान घुलनशील संगठक पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे वाले संस्तरों में यानी परतों में चले जाते हैं। तो इस तरह से इसका निछालन भी होता है। तो अब तो यहाँ पर कोई राज्य का लेटराइट मिट्टी की अगर बात की जाए तो लेटराइट मिट्टी में क्या हो जाता है, लोहे मतलब लाल रंग में लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, ये अत्यधिक मात्रा में होता है। इसमें जो होता है लेटराइट मिट्टी में लौह की मात्रा की बहुलता होती है, और लेकिन अत्यधिक बारिश के कारण और तापमान और वर्षा की अधिक मात्रा के कारण जो क्षारीय तत्व हिमस तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो घुलकर नीचे वाले संस्तरों परतों में चले जाते हैं, इसके कारण अनुर्वर भी होता है। तो ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं है। अगर इसका क्षेत्र हम लोग लेटराइट मिट्टी का देख लीजिए, तो लेटराइट मिट्टी का जो केरल हो गया, यहाँ पर कर्नाटक केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया, ये सभी क्षेत्रों में क्या होता है, मृदा संरक्षण करके इस तकनीक को अपना करके इस लेटराइट मिट्टी में चाय कॉफ़ी का खेती किया जाता है। वहीं आप देख लेंगे कि यहाँ पे तमिलनाडु में और केरल में और आंध्र प्रदेश में इस लेटराइट मिट्टी में काजू की फसल भी की जाती है। तो मृदा का विकास मुख्य रूप से जो इसका हुआ है वो प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ऊंचा वच में इसका निर्माण ही होता है। तो ऊंचे क्षेत्र होने के कारण ही ना इसमें बारिश के कारण इसमें जो पोषक तत्व और ह्यूमस होते हैं वो घुलकर नीचे चले जाते हैं। तो इसका जो मुख्यतः निर्माण हुआ प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे भागों में हुआ, जो आमतौर पर सहाद्री क्षेत्र हो गया। तो सहाद्री भी ऑप्शन में नहीं है। पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट भी नहीं। राजमहल की पहाड़ियाँ भी नहीं है। सतपुड़ा, विंध्य महाराष्ट्र, ये सभी है। तो अब आपको पता करना कौन सा तट है। अब बात करिए मालाबार तट और कोरोमंडल तट का संबंध क्या है। अब आप जान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का जो विस्तार है वो पूर्वी तट और पश्चिमी तट में किया गया। पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में याद करिए कौन कौन है। जो पहला उसको गुजरात तट कहते हैं, जो गुजरात का तट आ जाता है उसमें मुख्यतः। फिर कोकण तट होता है, उस कोकण तट जो दमन से लेकर गोवा तक है, कोकण तट के रूप में जाता है। फिर दमन से लेकर जो नीचे हो गया, यानी कोकण तट के नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, ये कर्नाटक या कन्नड़ तक। ये कर्नाटक हो गया, कन्नड़ वाले गोवा से लेके ये आ रहा था मंगलुरु तक आ रहा था, जो मंगलुरु कर्नाटक में था। अब फिर सबसे नीचे मालाबार तट, जो मंगलुरु कर्नाटक से लेकर केरल के कन्याकुमारी, तो मालाबार तट। ये तो हो गया इसका पश्चिमी विस्तार। अब पूर्वी विस्तार 3 भागों में, सबसे उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार मध्य के कोरोमंडल तट, और सबसे नीचे वाले भाग को मध्य वाले को कोरोमंडल नहीं हो गया, वो मध्य वाले भाग को ये कहा जाता है ना गोलकुंडा तट, पूर्वी तट। ये ऊपर वाले को, सबसे ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार, मध्य वाले को ये हो गया गोलकुंडा तट, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। तो इस तरह से इसका विस्तार है, पूर्वी और पश्चिमी विस्तार। तो ये जान लीजिए। तो लेटराइट मिट्टी तो वही करा है जो लेटराइट मिट्टी मालवा का विस्तार है। जो मालवा का विस्तार अभी हम लोगों ने देखा था, मालाबार तट, जो मंगलुरु केरल से क्या था दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तो ये मालाबार तट कहला रहा था। तो ये मालाबार तट हो जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन में बुंदेलखंड बंगेलखंड है ना, ये बुंदेलखंड बंगेलखंड हैं क्या, ये मालवा के पठार के पूर्वी भागों में जो होता है, जो स्थानीय रूप से जो इसका विस्तार है बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में। किसका, मालवा का पठार का, यानी जो मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है, उसी का पूर्वीय रूप में स्थानीय विस्तार बघेलखंड और बुंदेलखंड के रूप में। किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, ध्यान में रखिए। देखिए लोहे एवं एल्युमिनियम की जो ग्रंथियां होती है वो पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। सॉरी एल्युमिनियम है ना, तो लेटराइट मिट्टी नहीं,
क्योंकि इसमें तो लोहे का पर्याप्त मात्रा जरूर पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा लोहे एल्युमिनियम। हाँ सही बात है, लेटराइट मिट्टी हो जाएगा 34 में, क्योंकि लोहे एवं एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है लेटराइट में, और इस लोहे के अत्यधिक पाए जाने के कारण यह मिट्टी अनुर्वर भी होती है, नहीं उपजाऊ नहीं होती है। कारण क्या होता है कि इसमें जो भी पोषक तत्व ह्यूमस होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, वो अत्यधिक बारिश के कारण वो निक्षालन के स्वरूप वो घुलकर नीचे वाले संस्तरों परतों में चलाते हैं। इसे संरक्षित करके बहुत सारे जगहों में खेती भी किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने देखा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में चाय कॉफ़ी का इसको रोक कर किया जा रहा था। ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के ऊंचे भागों में पाया जाता था। नेक्स्ट देखिए लेटराइट मिट्टी की प्रधानी क्या है, तो लेटराइट मिट्टी की प्रधान क्या है, अभी देखिए मालाबार तटीय पर बुंदेलखंड, अभी तो ये भी तभी था ना मालाबार तट में। ये मालाबार तट क्या है, यह जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का जो उसको बांटा गया है वह 4 भागों में बांटा गया है। गुजरात का तट, कोकण का तट, कन्नड़ या कर्नाटक का तट, सबसे नीचे मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। नेक्स्ट देख लीजिए 36 में, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता है। अभी देखिए क्यों अधिक हो जाता, अधिक तो हो रहा है लाल एवं पीली मृदा में भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिकता हो रहा है वह जलोढ़ मिट्टी में हो रहा है, लेटराइट मिट्टी में हो रहा है। क्योंकि लेटराइट मिट्टी में क्या हो रहा है, यह ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है, अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले में क्षेत्रों में तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो इसमें पोटास होते, ये इसमें ये ह्यूमस होते हैं और जैविक पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जल के साथ घुलकर नीचे वाले परतों में चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें लौह ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा बढ़ जाती है और अनुर्वर हो जाती है। तो इसी के कारण कारा लोहे के समूह के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर हो जाता है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 में, निम्न में से कौन सी मिट्टी सूखा होने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। लेटराइट मिट्टी, देखिए लेटराइट मिट्टी का जो लेटराइट नाम पड़ा वह लैटिन शब्द लेटर से बना, जिसका अर्थ ही होता है ईंट। इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। कौन, लेटराइट मिट्टी का। लेटराइट मृदा जो होता है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो तापमान में अत्यधिक तापमान में जो क्या होता है, ये क्रमिक जो परिवर्तन होता है, शुष्क और आर्द्र होता है, आर्द्रता एवं शुष्कता में जो क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न इस विशिष्ट परिस्थितियों में इस क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, जहाँ पर इस तरह से पर्यावरण पाए जाते हैं। तो वो होता है लेटराइट मिट्टी का। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या हो जाता है कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ये अनुर्वर होती है। कारण क्या हो जाता है, इसमें आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कारण इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं और सिलिका उल्का होते हैं, जो बारिश के कारण मतलब निच्छालन जब होता है तो निच्छालन में उन पोषक तत्वों का घुलकर पानी के साथ वो नीचे वाले परतों में चले जाते हैं। फिर लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, अब इसको देखना है। लेटराइट मिट्टी समानतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है कि लेटराइट मिट्टी मुख्यतः अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। देखिए क्षारीय मिट्टी कहना उचित नहीं है, क्षारीय इसलिए नहीं है क्योंकि जब अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो यह क्या होता है, ये क्षारीय तथा इसमें जो क्षारीयता पाया जाता है और ह्यूमस जो इसमें होता है वो क्या हो जाता है, क्षारीय तत्व ह्यूमस जल के साथ उड़कर नीचे वाले परतों में चल जाते हैं। तो इस थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये कम संभावना इसका होने का। सी में देखिए मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है इसमें, क्योंकि देखिए इसमें तो उपजाऊ है नहीं, तो मोटे अनाज में हो गया, रागी हो गया, गन्ना हो गया, कहवा हो गया, कहवा और चाय भी हो तो किया जाता है खेती। कर्नाटक में हम लोगों ने देखा ना कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में मृदा को संरक्षित कर कर इस प्रकार की चाय कॉफ़ी की भी खेती किया था। फिर काजू का भी खेती देखा था, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु में हो गया। इस मिट्टी मुख्यतः मोटे, इस मिट्टी में चाय की भी, बिल्कुल सही बात है, इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। जैसे हम लोगों ने देखा था केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में मृदा संरक्षित कर इस लेटराइट मिट्टी में चाय और कॉफ़ी की भी खेती की जा रही थी, कृषि की जा रही थी। तो ए सी डी सही है, लेकिन बी पर्याप्त नहीं है, क्षारीय मिट्टी है नहीं है, क्योंकि वो क्षारीय खत्म हो जाता है निच्छालन के कारण। 39 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है पता करना है। काफी चाप लेटराइट मिट्टी सिलिका की अधिकता होती है। चलिए हाँ, इसमें हम लोगों ने देखा था कि लोहा एवं सिलिका की प्रधानता पाई जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सूखे जाने पर मिट्टी की भांति ईंट की भांति कठोर होता है। यह भी हम लोगों ने देखा था कि जो लेटराइट मिट्टी का लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ ही होता है ईंट। इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। यह काफ़ी कठोर होता है। यह मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम, बिल्कुल सही बात है, लोहा की एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है और इस लोहा की मात्रा की अधिकता के कारण ये अनुर्वर भी होती है। लोहा तो उसमें भी पाया जा रहा था ना लाल मिट्टी में, लेकिन उसमें जो है इस तरह से निच्छालन नहीं हो रहा था, इसमें निच्छालन हो रहा है ना।
तो इसलिए अनुर्वर भी है। इस मिट्टी की में उर्वरा शक्ति कम होती है, बिल्कुल सही बात, उर्वरा शक्ति कम होती है। तो सिलिका की अधिकता इसमें नहीं होती है लेटराइट मिट्टी में, क्योंकि यह क्या हो जाता है, जब इसका निछालन होता है तो वह घुल कर पानी के साथ नीचे वाले संस्तरों में चला जाता है। ऑप्शन नंबर ए असत्य है। नेक्स्ट देखिएगा 40 में, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 30%, 40%। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत की लगभग जो पूरे भूमि है उसमें 60% भाग क्या है, अपरदन की समस्या से प्रभावित है। 41 देखिएगा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी मानी जाती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ या कृषि के लिए पर्याप्त भी है, क्योंकि इसमें पोटेशियम पोटास भी पाया जा रहा था, और भी हम लोगों ने देखा था पोटास के अलावा और क्या था, फॉस्फेरिक अम्ल था, चूना था, जैविक पदार्थ की भी प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा था। हालांकि एक प्रश्न हमको यह भी देखने का हम लोगों को मिला कि जैविक पदार्थों की सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा किसमें देखने को मिला, तो वो था काली मिट्टी में था। नेक्स्ट देख लीजिए 42 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? अब किस राज्य में आ जाइए, तो अभी हम लोगों ने लेटराइट मिट्टी का निर्माण, अब आ जाइए मालाबार तट। मालाबार तट का मुख्य भूमि मंगलोर से लेके तो कन्याकुमारी तक केरल वाला ही तट आता है ना, तो केरल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, अति चराई करके नहीं रोका जा सकता। वनस्पति उन्मूलन करके ये भी नहीं, वन रोपण द्वारा, हाँ वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है। ऊसर मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी हो गया। लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी है ये, उसको पीली मिट्टी भी कहा जाता है, लाल है वो पीली, क्योंकि वह लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है, जलित होने के कारण वह पीली दिखता है। रेगुड़ सब मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, बता दीजिए। रेगुड़ मिट्टी अब देख लीजिए कि रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का था, काली मिट्टी का दक्कन ट्रैप में निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप में वही ज्वालामुखी उद्गार के समय हुआ, तो वह मुख्यतः जो क्षेत्र आ रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दक्कन के पठार के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र भी आ रहा था, मालवा के पठार के भी आ रहा था। तो महाराष्ट्र ऐसा क्षेत्र है ना जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र को भी, दक्कन के पठार को भी हुआ हल्का कवर कर रहा, मालवा के पठार में भी हुआ भाग आ रहा, तो महाराष्ट्र इसका उपयुक्त हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड ये सभी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में है रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी। निछालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा, निछालन अभी हम लोगों ने देखा, निछालन का अर्थ भी हम लोगों ने समझा कि निछालन का अर्थ होता हुआ प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी भी क्या होती है, विद्यमान घुलनशील संगठक पानी में घुल जाते हैं और रिश्ते हुए पानी के साथ क्या हो जाते हैं, मिट्टी से होकर नीचे वाले संस्तरों में, परतों में चले जाते हैं, तो उसी को निछालन कहते हैं। यानी जो भी उसमें विद्यमान जो होता है ना घुलनशील संगठक, वो पानी के साथ होकर नीचे वाले परतों में चले, तो वही हो जाएगा निछालन ऑक्सीकरण के द्वारा। ये मरखला मिट्टी, देखिए काली मिट्टी तो नहीं होगा, पहाड़ी मिट्टी भी नहीं होगा, लाल मिट्टी भी नहीं होगा, मरखला मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मरखला मिट्टी निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके द्वारा कारण चंबल का खड़ बना है? देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से बयान, चंबल का खड़ किस अपरदन के द्वारा बना? सभी अपरदन है, रील भी अपरदन है, सीट भी अपरदन है, स्लैश भी। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, रील के बारे में जानेंगे और गली के बारे में, जिसको अवनालिका कहते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए अवनालिका के बारे में, अवनालिका का जो मुख्यतः जो निर्माण होता है, ये जल बहाव के पश्चात अपरदन के दौरान जो वाहिकाएं बन जाती है, जो जल जब बहाव होता है ना, तो उसके कारण बहुत सारा देख रहे हैं खाई बन जाता है, बहुत सारा पत्थर से होकर, पहाड़ों से भी बहुत सारा ऐसा है जो अलग अलग आकृतियां बना लेती है, जो वही वाहिकाएं बना लेती है जल बहाव के पश्चात अपरदन के निर्माण, तो वह अवनालिकाएं कहलाती। उसी अवनालिकाओं से क्या हो गया, ये जो हुआ ना चंबल का खड्ड तैयार हुआ है, यानी खड्ड हुआ है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है, इसलिए चंबल का खड्ड हुआ है। यह मुख्यतः बहता हुआ जो मृतायुक्त मृदाओं को होता है, जो बहता जल जो होता है, वो मृतायुक्त, जो मृतायुक्त मतलब वही अब समझ लीजिए, जो मिट्टी है स्थिर है, उसको काटते हुए क्या होता है, गहरी वाहिकाएं बना लेती है और समांतर तीव्र ढालों पर हो जाती है, तो उसी को अवनालिकाएं कहते हैं। तो यही अवनालिकाओं के तहत क्या हो गया है, चंबल बेसिन ऐसी भूमि, चंबल बेसिन में, जो चंबल का बेसिन है उसमें से ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है, और इसलिए चंबल का खड्ड होता है। तो अवनालिका जो क्षुद्र सरिता होता है, इसमें भी क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता है, लेकिन इस मात्रा में नहीं होता है। अवनालिका इतना गहरे और बृहत भागों में नहीं होता है, इसमें मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा का जो कमजोर परत होता है वो हट जाता है। स्वाभाविक सी बात है, आप अपने घर में या फिर आस बगल में जहाँ खाली मैदान है, जब खास के बारिश होता है तो ऊपर वाला किस तरह से उसका परत हट जाता है, तो उसी प्रकार वो इसमें क्या होता है, मूसलाधार बारिश के कारण मृदा की कमजोर परत अपरदन होता है। वर्षा की बूंदों मृदा की अपेक्षाकृत कठोर परत में, अब जो कठोर परत होता है मृदा की अपेक्षाकृत, वो उसमें पतली पतली नालियाँ बना लेता है, और इसी को रीले कहते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। तो जो चंबल का खड्ड है वो अवनालिका है, क्योंकि चंबल बेसिन में जिस प्रकार के खड्ड बने उसे क्या कहा गया, खड्ड भूमि कहा गया, वही चंबल का खड्ड।
और ये जो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, इसके तहत जो अवनालिका है ना, भारत में खड़ अवनालिका आंदोलन के द्वारा होते हुए अपरदन लगभग 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि इसका नुकसान हुआ है इसके अवनालिका के कारण और खड़ के कारण। 48 में देखिए, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार क्या हैं, क्या उपचार है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। वृक्षों की कटाई करके बिल्कुल नहीं, भू उपयोग का विनिमय करके, विनियमन करके, हाँ भू उपयोग का विनियमन कर सकते हैं उसका। समुच्च क्षेत्रों की किनाराबंदी करके, हाँ समुच्च क्षेत्र, जो समुच्च क्षेत्र है उसको इकट्ठा करके, एक करके उसको किनारा को बंदी करके हम उसका कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 पर्याप्त है, पशु को चराने की छूट देने से नहीं, क्योंकि पशु जब चरेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो मिट्टियाँ, जो घास वनस्पति उसको पकड़ के रखे हुए हैं वो चर लेगा, ख़त्म हो जाएगा, तब उसका क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 49 में देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। देखिए सभी है, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी, कार्बन वही जिसमें कार्बन की पदार्थ मात्रा हो, अत्यधिक हो, वह कार्बनिक पदार्थ में आ जाते हैं, है ना, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन अन्य तत्व से मिलकर बना वही कार्बनिक हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, पीट लेटराइट काली, तो काली मिट्टी कार्बनिक की मात्रा अधिकता होती है काली मिट्टी में, यही काली मिट्टी होता है जो कपास की मिट्टी के नाम से जाना था। 50 में महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है। अब महाराष्ट्र की तो चर्चा देखिए भी हम लोग किए थे कि काली मिट्टी है जो हाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जा रहा है, मुख्यतः दक्कन ट्रैप, और दक्कन ट्रैप जो है वह मालवा के पठार में आ रहा है, और जो दक्कन ट्रैप है वह दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी भागों में देखेंगे तो वही महाराष्ट्र क्षेत्र ज़्यादा आ रहा है। 51 में देख लीजिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि। देखिए अंतर्देशीय का मतलब हो जाता है किसी देश के अंदर का भाग, और लवणीय का मतलब जो जिसमें लवण ज़्यादा हो, आर्द्र भूमि, तो लवणीय आर्द्र भूमि। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग गहराई से पढ़ते हैं, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो ये सभी क्षेत्रों हैं अंतर्देशीय में। तो ये मृदाएं शुष्क एवं आर्द्र शुष्क तथा जलक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब जहाँ पर ये मृदाएं शुष्क और आर्द्र शुष्क होता है, इसका अधिकतर जो प्रसार है वो कहा गया है कि गुजरात एवं पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल में के सुंदरबन में ये आपको लवणीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब उससे भी अधिकता है कि लवणता और क्षारता भारतीय मृदाओं की दूसरी प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है। तो देखिए बहुत सारे में आपको देखने को इसका आंसर गुजरात मिलेगा, लेकिन ये प्रश्न आईएएस के 2009 में पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि लवणीय एवं क्षारता का जो निर्माण होता है नहीं, लवण की मात्रा मुख्यतः उन क्षेत्रों में निर्माण होता है जहाँ पर क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, वाष्पीकरण का दर वर्षण दर से अधिक होता, इस उन जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में कोस्का क्रिया जो केपलर एक्शन होता है, मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवणीय क्षेत्र ऊपर की ओर आकर्षण भी कर लेता है कैपिलरी सिस्टम से, जो सिंचाई होता है शुष्क प्रदेश में जहाँ पर कम होता है। तो ये मृदाएं ऊपरी परत पर एक सफ़ेद परत के रूप में बीज जाती है और मिट्टी के ऊसर में बदलने लगती है, और ये मिट्टी को क्या करता है, ऊसर में बदलने लगता है। देश के लगभग 80 लाख हेक्टेयर इस समस्या से ग्रसित है, किसके कारण, ये लवणीय और क्षारता के कारण। यह समस्या जो है पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ऐसा बात नहीं कि गुजरात में भी है, लेकिन जो राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र है, आपको पता मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र जो है राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र है ना, उस क्षेत्रों में भी यह समस्या देखिए। तो हरियाणा भी ऑप्शन भी है, गुजरात भी है और मध्य प्रदेश सभी में है, लेकिन राजस्थान का जो शुष्कीय क्षेत्र है वो ज़्यादा है प्रभावित। तो ज़्यादा प्रभावित होने के कारण इस प्रश्न में चारों में से जो उपरिक्त ज़्यादा लग रहा है वो क्या होना चाहिए, राजस्थान ही होना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो राजस्थान हो जाएगा। कि अगर आप लवणीय में भी देखेंगे ना, तो ये मतलब मुख्य रूप से जो शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। तो राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र मतलब थोड़ा ज़्यादा है ना, इस क्षेत्र को कवर करता है इन तीनों की अपेक्षा, तो इसलिए ज़्यादा पर्याप्त तो राजस्थान ही होना चाहिए, है ना। बस लवणीय में आप ये बात ध्यान रखिए कि जो लवणीय होता है उसमें जो होते हैं ना ऊपर का जो परत सफ़ेद होता है, यानी नमकीन मतलब नमक वाला कण ज़्यादा आ जाता है। ये मुख्यतः आता है कैसे, तो कच्छ का रन से इधर हो गया, उठा लिया दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नमक के कण जो पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं, तो ये मानसून से ही आता है। तो क्या हो जाएगा, शुष्क मौसम के वही करा, निम्नलिखित में से किसका सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रीय भूमि पर आच्छादित हो जाती है। वही हो रहा, वही हम लोग अभी देखा ना कि कुछ क्षेत्रीय भूमि पर जो आच्छादित हो रहा था वो लवणीय जो लवणीय था, और यही जो है यही मृदा सतह पर सफ़ेद
परत के रूप में बिछ जाते हैं और ये मिट्टी ऊसर में बदल जाते हैं, तो इसीलिए इसे ऊसर कहता है। तो ध्यान में रखिएगा क्षेत्रीय और लवणीय जो है ये 5 इसका स्थानीय मृदा के स्थानीय नाम दिया गया है, जिसमें रेह भी इसका स्थानीय नाम है ना। तो मुख्यतः यह शुष्क दौरान के दौरान जो क्षेत्र में आच्छादित हो जाता है वो ऊसर के रूप में हो जाता है। रेह, कल्लर, रकाड़, ये सभी चौंपेज, ये सभी इसका स्थानीय नाम है लवणीय एवं क्षारीय मृदा का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, भारत की मिट्टियाँ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, कॉन्सेप्ट था, उन सभी पे भी चर्चा की। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। तब तक के हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।